जो डोगरों की बात कर रहे हैं, पहले 370 को ख़त्म कराने में उन लोगों का पूरा योगदान रहा। अब जब 370 ख़त्म होने के बाद महाराजा हरि सिंह की छुट्टी नहीं मिल रही और महाराजा हरि सिंह द्वारा दिया गया स्टेटहुड और वो स्टेट सब्जेक्ट जो इन लोगों की सुरक्षा करता था, इन लोगों के हक़ों को बचाने के लिए कारगर था, जब वो ख़त्म हुआ, आज जो शोर है इसके ऊपर हमारे साथ सीनियर एडवोकेट अशोक बसोत्रा जी हैं। उनसे बात करेंगे कि आखिरकार वो इसे किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, महाराजा हरि सिंह की छुट्टी को किस नज़र से देखते हैं। सर, स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया संसार जी। सर, आप बताएं, जिस तरीके से महाराजा हरि सिंह को लेकर के छुट्टी के लिए लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, काफ़ी लोगों पर लाठीचार्ज भी हुआ, कितनी ज़रूरी है महाराजा हरि सिंह की छुट्टी जो लोग मांग रहे हैं? संसार जी, देखें, पूरे जम्मू व कश्मीर की अगर हम डेमोग्राफी को देखें तो करीब 65% मुस्लिम आबादी है हमारे यहाँ। और अब क्योंकि लद्दाख कट गया है तो वो रेशो थोड़ी और बढ़ गई होगी, मेरा ऐसा मानना है। अगर हम 65 भी लेके चलें तो पीछे 35% आबादी बचती है जो तथाकथित हिंदू कह लीजिए, SC ST OBC के लोग हैं, अपर कास्ट के लोग हैं, तथाकथित जो स्वर्ण जाति हैं, कुछ सिख हैं, कुछ और थोड़ी बहुत कम्युनिटीज़ होंगी, क्रिश्चियंस होंगे। तो 35% में एक जाति विशेष जो है, राजपूत सभा कह लीजिए या युवा राजपूत जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी ये डिमांड है कि महाराजा हरि सिंह की छुट्टी होनी चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि ये डिमांड एक बड़े छोटे से तबके की डिमांड है, एक छोटी सी कास्ट जिसकी पॉपुलेशन मेरा ख्याल है पूरी J&K की शायद 2 या 3% होगी, इससे ज़्यादा मेरे हिसाब से नहीं होगी। तो ये मांग इस लोकतंत्र में मेरे हिसाब से कहीं भी जायज़ नहीं बैठती। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि छुट्टी की मांग की जा रही है, कहा यह जा रहा है कि महाराजा हरि सिंह जो थे उनका जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक बड़ा अहम योगदान रहा है। और आज एक मैंने गाना देखा, इन्होंने गाना लॉन्च किया है, उस गाने में ये कहा गया है कि उन्होंने हल पकड़ा और सभी को उनका हक दिलवाया और सभी कम्युनिटीज़ को साथ लेकर के चलने की उन्होंने कवायद को जो था वो शुरू किया। वहाँ से एक चीज़ जो समझ आती है कि उससे पहले जातिवाद या उनके रहते हुए उस फैसले से पहले जातिवाद था। तो अब आप इसे कैसे देखते हैं कि क्या इक्वल था सब कुछ, हल पकड़ने की ज़रूरत क्या आन पड़ी और उसका किस्सा क्या है, वो कहानी क्या है? जहाँ तक जम्मू कश्मीर की बात है, महाराजा गुलाब सिंह और बीबी चांद कौर का आप इतिहास देख लीजिए, उनके बाद ही यहाँ पे इनकी यहाँ इस्टेब्लिशमेंट हुई है और वो चलते चलते महाराजा हरि सिंह तक आई है। दूसरा पहलू जो इसका आपने पूछा कि हल चलाने वाली बात कहाँ तक कारगर है या जायज़ है, उसकी मैं बैकग्राउंड आपको बता दूँ जो जम्मू कश्मीर के लोग बिल्कुल नहीं जानते। हुआ यूँ कि 1928 में फर्स्ट इंडिया एक्ट जो 1919 में बना था, उसकी समीक्षा के लिए साइमन कमीशन भारत में आया। साइमन कमीशन के सामने SC ST OBC ने और ख़ास करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने अपनी सारी प्रॉब्लम्स को जब रखा और अंग्रेज़ों के घर तक पहुंचाया, उनकी पार्लियामेंट तक पहुंचाया, तो एक नया विवाद इस देश में शुरू हो गया कि अब जब सेकंड इंडिया एक्ट 10 साल के बाद आना था, जो कि बाद में फिर 15 या 16 साल के बाद 1935 में आया, तो उसमें फिर इन लोगों के हक हकूक़ की बात भी होने लगी। तथाकथित ऊंची जातियों के पेट में इस बात को लेकर दर्द उठ गया कि इनकी आबादी 90% से ज़्यादा है, SC ST OBC और इनसे कन्वर्टेड मुस्लिम सिख क्रिश्चियंस की। तो अगर लोकतंत्र आ जाता है तो इनका राज स्थापित हो जाएगा। तो ये जो थोड़ा बहुत राजपाट हमने क्षत्रिय राजपूतों ने बनाया है और ब्राह्मणों ने जो उसको चलाया है पीछे रह के या उसके सलाहकार बन के, वो इनका धराशायी हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो उसको रोकने के लिए ये कोशिश करने लगे। उसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 3 हुई हैं इंग्लैंड में, आपको पता ही है। तीनों राउंड कॉन्फ्रेंसेस में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने SC ST को रिप्रेजेंट किया। गांधी सबके ठेकेदार बनते थे, मगर बाद में पता चला कि बाबा साहब की बात सुनी गई। उन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में हमारे महाराजा हरि सिंह जी भी गए थे, ये बात बड़े कम लोगों को पता है। और वहाँ पर उन्होंने बाबा साहब की जब सारी बातें सुनी और अंग्रेज सरकार ने बाबा साहब की सारी बातें जब मान ली और SC ST OBC और माइनॉरिटी को उनके राइट्स जब वहाँ मिलने लगे, क्योंकि वहाँ मुस्लिम संगठन भी गए थे, सिख संगठन भी गए थे, एंग्लो इंडियन के यहाँ से जो क्रिश्चियन बने हुए लोग भारत के वो भी गए थे, तो उनको कम्युनल अवार्ड जब मिलने की बारी आई, उन सबको जब मिला तो महाराजा हरि सिंह इस बात से सचेत हो गए कि अब
आज नहीं तो कल भारत में डेमोक्रेसी आएगी, लोकतंत्र आएगा, और इंग्लैंड में जो डेमोक्रेसी है वही फॉर्म यहाँ पे आएगी। तो लोगों के राज में लोग वोट डालेंगे तो हमारा राजपाट चला जाएगा। और बाद में आप देख लीजिए, जब भारत से तथाकथित स्वतंत्रता जो गोरे अंग्रेज़ों से काले अंग्रेज़ों तक, इन स्वर्ण जातियों तक आई, हम तक तो पहुंची नहीं। 1947 की जो हम बात करें तो आपको पता है 650 राजाओं को धराशायी कर दिया गया, निस्तो नाबूद कर दिया गया, उनको बेदखल कर दिया गया और उनकी रियासतों को भारत में विलय करके भारत देश बना। तो ये एप्रीहेंशन जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद महाराजा हरि सिंह को हो गई। आते ही उन्होंने कहा भाई हल उठा लो, क्योंकि जो ज़मीन जोतता है वही इसका मालिक बनेगा डेमोक्रेसी में। तो उन्होंने अपने राजपूत जितने भी कुंबे थे, जितने भी हायरार्की में ऊपर नीचे के राजपूत हैं, उन सबको एक मैसेज दे दिया कि अगर अपनी ज़मीनें, जायदादें और ये शासन प्रशासन, राजा का राज बचाना है तो हमें हल चलानी होगी, हल पकड़नी होगी। तो ये एक साजिश थी हमारे लोगों के खिलाफ कि शायद ये ज़मीनें बचा लेंगे इस तरह हल चला के। तो हल चला के उन्होंने कोई परोपकार का काम नहीं किया था, बल्कि SC ST OBC के उस आने वाले दिनों के कब्जे को बचाने की कोशिश की थी, जिसमें अल्टीमेटली वो फेल हो गए। हम जानते हैं फिर डेमोक्रेसी जब आई, फिर शेख अब्दुल्ला का जब राज आया तो अग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट 1973 से 1976 में लागू हुआ, 1973 में बना। 1971 की गर्दौरी के हिसाब से SC ST OBC को बेशुमार ज़मीनें मिल गई, और कश्मीर में मुस्लिम जो SC ST OBC के मुस्लिम कन्वर्टेड थे उनको भी मिली। तो शेख अब्दुल्ला के उस कदम को आप हल जोतने के साथ जोड़ के देखिए। तो जो शेख अब्दुल्ला ने किया वो ना कर सके कोई भी, उसको रोकने के लिए महाराजा हरि सिंह ने हल चलाई, ना कि कोई SC ST OBC या जनता पे परोपकार करने के नीयत से चलाई। पिछले दिनों एक मैसेज व्हाट्सएप ग्रुपों में वायरल हुआ था, जिसमें ये कहा गया था कि महाराजा हरि सिंह जो थे उनको मजबूरी के कारण हल पकड़ना पड़ा। जितने भी ST SC OBC लोग थे, ख़ास करके हम SC और OBC की बात करेंगे, वो लोग आरएसपुरा की एक जगह पर इकट्ठे हुए। उन्होंने कहा कि अगर हमें बराबरता नहीं दी गई हम मुस्लिम इस्लाम कबूल कर लेंगे। ऐसी कोई बात हुई थी? जी जी, इसमें क्या हुआ, ये भी इन्हीं घटनाओं के बीच की एक बहुत बड़ी घटना है। महाशा नार सिंह का आपने नाम सुना होगा, उनकी अब डेथ हो चुकी है। भगत छज्जू राम, हमारे यहाँ पे एक एडवोकेट रहे हैं मिल्खी राम जी, बहुत सारे लोग थे। उन दिनों में एक बहुत बड़ी मूवमेंट चली थी, खास करके महाशा नार सिंह जी का उसमें बहुत बड़ा रोल है, मिल्खी राम जी का और भगत अमरनाथ जी का भी बहुत बड़ा रोल है उसमें। हुआ ये था कि जब तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद हमें कम्युनल अवार्ड मिला और गांधी जी ने कम्युनल अवार्ड को कम करने के लिए मरण व्रत रखा, फिर यरवदा जेल में पूना पैक्ट हुआ और काफ़ी सारे राइट्स जो हमें छोड़ने पड़े, ड्यूल वोटिंग राइट भी छोड़ना पड़ा। तो उन दिनों में यहाँ पर जम्मू कश्मीर में जो बचे हुए SC थे, जो मुस्लिम कन्वर्ट नहीं हुए थे, उन्होंने कीरपिंड रतियाँ, एक हमारे यहाँ पे गांव है, उसके पास एक बहुत बड़ा उन्होंने इजलास किया और करीब 1.5 लाख लोग बताए जाते हैं वहाँ पे इकट्ठे हुए। और वहाँ पर वो काफ़ी लंबी 3 दिन तक मीटिंग चली, जिसमें उन्होंने ये फैसला करना था कि अब हम हिंदू नहीं रहेंगे तो हमें कहाँ जाना है, मुस्लिम बनना है, सिख बनना है या क्रिश्चियन बनना है। तो उसमें सबके जो रिप्रेजेंटेटिव बुलाए गए थे, कुछ बिन बुलाए भी आए थे। तो वहाँ पर सिखों ने आके कहा कि अगर आप सिख बनेंगे तो हम रोटी बेटी का रिश्ता आपसे कर लेंगे। क्रिश्चियनों ने कहा अगर आप क्रिश्चियन बनेंगे तो हम आपसे रोटी बेटी का रिश्ता करेंगे, आपको बराबरी की इज्जत देंगे। तो वहाँ पर मुस्लिम समुदाय के जो मौलवी वगैरह थे वो भी वहाँ रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे आए। उन्होंने ओपनली कहा कि अगर आप आज मुस्लिम बन जाओगे, आज हम अपनी बेटियां आपके घर में ब्याह देंगे, आज आपकी बेटियां अपने घर में ब्याह लेंगे, और अगर आप मुस्लिम बने तो आपके साथ होने वाले हर तरह के अत्याचार को हम देखेंगे, हम काउंटर करेंगे, हम तो आपके हक में तलवार लेके खड़े हो जाएंगे। तो अगर आप मुस्लिम बनते हैं तो आपको ये फ़ायदे जो भी हैं सामाजिक बराबरी के, जिसको हम समता, समानता, बंधुता और न्याय की बात करते हैं, वो सारी बातें जो मुस्लिम समुदाय ने वहाँ पे कमिटमेंट कर दी। इस बात की जब सीक्रेट इन्फॉर्मेशन महाराजा हरि सिंह तक पहुंची तो उनके पांव तले ज़मीन निकल गई। उनको मालूम था आगे ही ये स्टेट मेजॉरिटी मुस्लिम है, अगर SC ST OBC और ख़ास करके SC ST भी अगर जो कि 30% है जम्मू संभाग में, वो अगर इनके साथ चला गया तो हम ट्रेसिस में बचेंगे या कुछ OBC के लोग बचेंगे, और आने वाले वक्त में OBC भी मुस्लिम हो जाएंगे जब इनके साथ अच्छा व्यवहार होगा। तो यहाँ पे बचेगा कौन? तो हमारा राज कहाँ रहेगा? हमें भी मुस्लिम बनना पड़ेगा या ये देश प्रदेश छोड़ के भागना पड़ेगा। तो तब उन्होंने अपने ख़ास जो नुमाइंदे हैं अपने वहाँ से राज दरबार से भेजे। उन्होंने 2 महीने का समय मांग कर एक कमिटमेंट की कि 2 महीने में आपके साथ पूरा इंसाफ हो जाएगा।
और उसके बाद आगे महाराजा हरि सिंह ने कुछ रिफॉर्म्स जो हैं, जैसे मंदिरों के दरवाजे खोलना, SC/ST के लिए कुएं से पानी भरना और इस तरह की कुछ चीज़ों के रिफॉर्म्स करने का ड्रामा जो है किया। ड्रामा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज भी आप देखिए पानी पीने पे हमारे SC/ST को मार दिया जाता है। आज भी आसिफा नाम की ट्राइबल बच्ची के साथ कई दिन तक रेप होने के बाद उसका मर्डर हो जाता है और न्याय प्रक्रिया बड़ी मुश्किल से पूरी हुई है। अभी भी मामला अपील में है, लंबित है। एक लड़के को उन्होंने बचा भी लिया, उसकी भी अपील स्टेट ने कर रखी है, वो लंबित है। इसी तरह आज देखिए अब कठुआ में पानी पीने पे कितने आपको मालूम होगा पीछे हाई कोर्ट तक वो मैटर आया था कि सो कॉल्ड अपर कास्ट के लोग, खास करके राजपूत जो हैं, वो चमारों को खास करके जो हमारे SC में आते हैं उनको पानी नहीं लेने देते थे, कुएं से भरने नहीं देते थे। तो ये सारी चीज़ें आज भी हो रही हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक ड्रामा जैसा हरि सिंह जी ने किया था। और बाद में आप देख लीजिए हरि सिंह जी का देश प्रेम यहीं से पता चल जाता है, जब सारी रियासतों ने सरेंडर कर दिया डेमोक्रेटिक सेटअप के फेवर में, इंडिया की यूनियन ऑफ इंडिया के फेवर में, तो हमारे महाराजा हरि सिंह ने तब भी इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन साइन नहीं किया। जब कबायली हमले पाकिस्तान से हुए, जब इनका सब कुछ निश्तो नाबूद हो गया, जब जड़ें उखड़ गई, तो ये यहाँ से भागकर बॉम्बे जाके बैठ गए। और फिर बड़ी मजबूरी में शायद गोलवलकर जी जो सेकंड हेड RSS के थे, उनके कहने पे या उनकी इंटरफेरेंस पे या और श्यामा प्रसाद मुखर्जी या इस तरह के लोगों के इंटरफेरेंस के बाद कहीं जाकर जब देखा महाराजा हरि सिंह ने कि ये स्टेट तो मेरे हाथ से निकल गई, अब मेरी पुश्तैनी जो विरासत थी मेरे बच्चों को अभी एक बड़ी मुश्किल से मिलनी थी, नहीं मिलेगी, तब जाके उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन बहुत देर बाद साइन किया। मैं एडवोकेट साहब अशोक जी, एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा। महाराजा हरि सिंह के जो वंशज हैं उनमें से कोई छुट्टी की मांग नहीं कर रहा और ना ही कोई दिख रहा है, उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट भी जारी नहीं हुआ। ये कौन लोग हैं जो छुट्टी की मांग कर रहे हैं? ये सियासत का ही कोई रूप है या फिर वाकई में छुट्टी चाहते हैं लोग? ये बहुत ही बारीकी से समझने वाली बात है संसार जी। देखिए उनके परिवार का एक भी सदस्य यहाँ कभी मीटिंग में नहीं आया, कभी छुट्टी के लिए आगे नहीं आया। और MLC रहे, वो गवर्नमेंट का हिस्सा रहे। कई सरकारों में एक भाई एक गवर्नमेंट में रहता है, दूसरा दूसरी में चला जाता है। करण सिंह खुद कांग्रेस में एक स्टालवर्ड लीडर रहे, उन्होंने कभी इस छुट्टी की मांग नहीं की। और वैसे भी जिस राजा का राज्य ही नहीं रहा तो उसकी छुट्टी क्या, और उस राजा ने वैसे भी किसी के लिए क्या किया क्या नहीं किया, ये एक अपवाद का विषय है। क्योंकि SC/ST OBC माइनॉरिटी तो यहाँ पर सफ़र ही करते रहे। कश्मीर में मुस्लिम आबादी पूरी की पूरी एक 95% आबादी थी, तब भी वहाँ पर सारी ज़मीन सारी जायदाद या तो कश्मीरी पंडितों की थी या राजपूतों की थी। तो वो सारे अत्याचार वहाँ पे थे, तो वो वैसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा। मुझे ऐसा लगता है ये जो छुट्टी की मांग हो रही है, ये राजपूत सभा या युवा राजपूत सभा की पीड़ा है। मेरी संवेदना है उनके साथ, मेरी सिंपथी है उनके साथ। क्योंकि हुआ क्या है, जब से डेमोक्रेटिक सेटअप आया है तो ये राजपूत कम्युनिटी के साथ भी बड़ी डिस्क्रिमिनेशन हुई है। वो कैसे हुई है वो मैं आपको संसार जी बताना चाहूँगा। राजपूत तबका जो है ये पढ़ाई लिखाई की तरफ ज़्यादा नहीं गया, और इनको ब्राह्मणों ने मार्शल कौम कह के आप लड़ने के लिए आए, फौज में मर जाओ, इधर मर जाओ, उधर मर जाओ, और इनकी बेवाएं बेचारी खज्जल हो गई, इनके बच्चे खज्जल हो गए। तो आप देखिए पूरे जम्मू में अगर आप दौरा करेंगे तो जहाँ जहाँ भी इनकी आबादी है और जहाँ ये बाहुल्य में है, मेजॉरिटी में, वहाँ पे आप जाके देख लीजिए, ज़्यादातर ये लोग पैरामिलिट्री फोर्स या आर्मी में हैं या कहीं थोड़ी बहुत नौकरियाँ इनके पास हैं। तो मेजॉरिटी नौकरियाँ इनके हाथ से निकल गई, क्योंकि ये ब्राह्मणों की बहकावे में आके शूरवीर बने रहे और पता नहीं क्या क्या इनको बना के उन्होंने एक जाली सा सूडो सा इनको हवा देते रहे, ये उसमें हवा में रहे और ये प्रैक्टिकल लाइन पे नहीं आए। अब हुआ क्या है, आज आज़ादी के 70-75 साल बाद ये जब एनालाइज करते हैं, और ख़ास करके जब 370 हटा, तो जो कमिटमेंट इनके साथ बीजेपी ने और RSS ने की थी, उस इन पिछले 3-3.5 सालों में जब इन्होंने वो एनालिसिस किया संसार जी, तो इनको ये बात समझ में आई कि हमारे हाथ तो खाली थे। 75 साल में बिल्कुल खाली हो गए थे, इन 3 सालों में रहस्य भी खाली हो गए। पहले तो लूट के ले गए डेमोक्रेटिक सेटअप में, ये ब्राह्मण में बेवकूफ़ बनाते रहे, अब फिर इन्होंने RSS ने हमें बेवकूफ़ बनाया और हमें कुछ मिला नहीं। अब जब ये देखते हैं हमारे लड़के लड़कियां जो बेचारे पढ़ लिख भी गए, उनके पास भी नौकरियां नहीं है, कुछ नहीं है, और मोदी सरकार में तो वैसे ही नौकरियां खत्म होगी, और यूटी बनने के बाद यहाँ सरकार स्टेट की तो बनी नहीं, मोदी का डायरेक्ट यहाँ कंट्रोल है, सेंटर का कंट्रोल है, तो इनको कुछ भी नहीं मिला। ना इनको जॉब्स मिली, ना इनको कोई अपलिफ्टमेंट के तरीके मिले, ना इनको कोई रोज़गार मिले, ना ज़मीनें मिली, कुछ भी नहीं मिला। तो अब ये सोच रहे हैं कि हम इसको मुद्दे को उठाएं। अब ये जब ये मुद्दा उठाने के लिए RSS या बाकी लोगों के पास गए, तो उन्होंने फिर इनको बरगला के एक नए काम में लगा दिया कि हरि सिंह को ग्लोरीफाई किया जाए, तो ये लोग बेवकूफ़ बन जाएंगे। उन्होंने इनको हरि सिंह का एक बड़ा सा आइकन सा बना के दिखा दिया कि जाओ जी, हरि सिंह की छुट्टी से आपका कल्याण होगा। मैं आपसे पूछता हूँ संसार जी, हरि सिंह की छुट्टी मिलने से क्या राजपूतों को रोज़गार मिल जाएगा? नहीं मिलेगा।
एजुकेशन मिलेगी? नहीं मिलेगी। हेल्थ सेक्टर में इनका भला होगा? नहीं होगा। इनके बच्चियों के घरों की पर्सनल सिक्योरिटी अच्छी होगी? नहीं होगी। क्या इस जम्मू कश्मीर में रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश होगा? नहीं होगा। जो अनलिमिटेड करप्शन आज यहाँ पे जम्मू कश्मीर में हो रही है, जो केंद्र की यूटी सरकार यहाँ पे धड़ल्ले से कर रही है, बेइंतहा करप्शन, जब पिछले 75 साल से 10 गुना ज़्यादा पिछले 3 सालों में करप्शन हो गई। इतनी बड़ी करप्शन, स्मार्ट सिटी के नाम पे जो लूट मची हुई आप देखिए, और जो लगातार करप्शन, क्या राजपूतों को इन करप्शन का कोई हिस्सा मिलेगा? नहीं मिलेगा। इनको भी लूटा जा रहा है, इनके घरों से भी टैक्स जाता है, ये भी गरीब आदमी है बेचारे, अब मारे मारे फिर रहे हैं। तो इनको बरगलाया गया, इनको एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया गया, छुट्टी मिल जाएगी तो आपका उद्धार हो जाएगा। मैं एज ए अशोक कुमार बसोत्रा ये कहना चाहता हूँ, अपने राजपूत भाइयों को ये मैं संदेश देना चाहता हूँ, एजुकेशन के लिए लड़िए, हेल्थ के लिए लड़िए, एम्प्लॉयमेंट के लिए लड़िए, पर्सनल सिक्योरिटी के लिए लड़िए, रूल ऑफ लॉ के लिए लड़िए, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय में विश्वास रखिए, भारत के संविधान को अपना आइकन बनाइए, वो आपको कहीं पाए तक मील तक पहुंचाएगा। ये राजा की एक छुट्टी से कुछ नहीं होने वाला। और ये मत समझिए मैं आपके खिलाफ हूँ। अगर आप ये छुट्टी लेना चाहते हैं ले लीजिए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक दिन मेरा काम कोर्ट का बंद रहेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाँ भारत वैसे ही कंट्री ऑफ हॉलीडेज है और जम्मू कश्मीर भी सिटी ऑफ हॉलीडेज है, स्टेट ऑफ हॉलीडेज है या यूटी ऑफ हॉलीडेज है, और एक छुट्टी बढ़ जाएगी, हम भी आराम करेंगे या बच्चों के साथ कहीं सैर कर लेंगे या अपने मिशन का कोई काम कर लेंगे, मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मगर जो ये छुट्टी मांग रहे हैं उनसे मैं ये निवेदन करना चाहूँगा, कृपया अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट करें, अपना विश्लेषण करें, आत्मविश्लेषण करें और समझें इस बात को। इस छुट्टी से आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ये ग्लोरीफाई करने वाला मसला है। आप एक बार फिर छल लिए गए हैं, आपको एक बार फिर धोखा दिया गया है। उसी आरएसएस, भाजपा और हिंदुत्ववादी संगठनों ने एक बार फिर आपको एक तरफ लगा दिया है, आपका ध्यान भटका दिया है मेन मुद्दों से, बेरोजगारी से, गरीबी से, बढ़ती महंगाई से, एजुकेशन की प्रॉब्लम से, हेल्थ प्रॉब्लम से, सारी जो रोज़मर्रा की आपकी ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स हैं और जो आपकी तरक्की होनी थी उस तरफ आपका ध्यान ना जाए, वहाँ से भटकाने के लिए उन्होंने आपको एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया कि एक छुट्टी होनी चाहिए महाराजा हरि सिंह की। तो इससे आपका भला मेरे हिसाब से नहीं होने वाला। अगर आप लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, वरना मेन मुद्दों पे इतना अगर आप लड़ेंगे तो मैं दावे से कह सकता हूँ आपकी आने वाली पीढ़ियाँ हो सकता है फिर कहीं कोई एमएलए बने, कोई एमपी बने, कोई डीसी बने, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज बने। ये महाराजे की छुट्टी आपको रोटी भी नहीं देगी, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। मेरा आखिरी सवाल है बसोत्रा साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ मियाँ डिड्डो के बारे में। मियाँ डिड्डो के बारे में अगर बात करते हैं तो ये लिखित में है कि उन्होंने जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए गुरिल्ला वार की, वो छुप कर लड़ते रहे, बाहरी राज्यों से, चाहे महाराजा रणजीत सिंह की फोर्स थी उसके ऊपर अटैक करते रहे। फिर आखिर उनका कत्ल किसने किया, किसने मरवाया उन्हें? देखिए, ये बड़ी सोचने समझने वाली बात है। मियाँ डिड्डो की ग्लोरिफिकेशन भी इन्हीं लोगों ने की और अल्टीमेटली इन्हीं लोगों ने उसका कत्ल भी किया, क्योंकि मियाँ डिड्डो बहुत पावरफुल हो चुके थे और मियाँ डिड्डो बेसिकली मूल निवासी थे। ये बड़े कम लोग यहाँ पे जानते हैं। वो एक शूरवीर योद्धा थे जिनका इस्तेमाल इन्होंने किया और भरपूर इस्तेमाल किया, और वाकई उनकी एक गुरिल्ला वार जो थी या जो उनका युद्ध था, जो उनका रणनीति थी, वो वाकई एक नायाब चीज़ थी। वो एक अलग इतिहास है, उस पर भी हम एक लंबी बात कर सकते हैं, अभी तो वक्त नहीं है। तो उनका वो ग्लोरिफिकेशन भी इन लोगों ने किया और वो उसको राजपूत भी बताते हैं, जबकि उसका इतिहास इन्होंने कभी पूरा जानने की कोशिश भी नहीं की। तो जब वो एक हद तक पहुंच गए, जब इनको लगा कि ये आउट ऑफ कंट्रोल होने लगे हैं, तो इनको लगा कहीं हम पे ही भारी ना पड़े, तो उसको मरवाने का काम भी इन लोगों ने कर लिया। धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए अशोक जी। आज एडवोकेट अशोक बलसोत्रा जी से हमने बातचीत की, महाराजा हरि सिंह के इतिहास को जानने की बात की, उनका दलितों के प्रति कितना योगदान रहा उनको हक दिलवाने में, उस पर बातचीत की, और ये जानने की कोशिश की कि छुट्टी मिलने से क्या स्टेटहुड वापस मिल जाएगा, क्या स्टेट सब्जेक्ट वापस मिल जाएगा, और क्या जम्मू कश्मीर के लोगों को नौकरियां मिलेंगी। जिन मुद्दों पर बात करनी है, क्या उन मुद्दों को कहीं पर्दे के पीछे करने के लिए छुट्टी के नाम पर लोगों को बरगलाया या लोगों को बेवकूफ़ तो नहीं बनाया जा रहा।